सेल मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक, पहली बात तो जानो कि सेल मेम्ब्रेन को इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इसके मॉडल थे, देखो मॉडल क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने। सैंडविच मॉडल था इसी का, सैंडविच मॉडल था जिसको डैनियल एंड डेविडसन ने दिया था, डेविडसन ने। ठीक, लास्ट वन जो दिया था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और जिसको दिया था किसने, एसजी सिंगर ने और एंड जीएल निकोलसन ने। ठीक, एसजी सिंगर और जीएल निकोलसन ने दिया था, याद रखना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो एक सिंगर था जो बांसुरी बजा रहा था, लॉजिक है कि एक सिंगर था बांसुरी बजा रहा था, इतना बेकार बांसुरी बजाया फ्लूइड कि उसको मार के निकाल दिया, गाली दे के निकाल दिया, जीएल निकोलसन मतलब गाली दे के निकाल दिया। ठीक, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। और इन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अभी बनाऊंगा भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड बाय किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से ये दोनों क्या होते हैं, मेजर होते हैं। ठीक, अगर हम आरबीसी को देखें, आरबीसी की मेम्ब्रेन को देखें जो तुम्हारे बुक में है, तो प्रोटीन कितना परसेंट होता है, प्रोटीन 52% हो जाएगा। ठीक, लिपिड कितनी होगी तुम्हारी, 40% होगी, और कार्बोहाइड्रेट कितना होगा तुम्हारे में, 8%। ये कंपोजिशन है कि एक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितनी होगी, 52% होगी आरबीसी ऑफ ह्यूमन में, ठीक है, और लिपिड कितनी होगी 40% और कार्बोहाइड्रेट 8%। तो जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है लिपिड प्रोटीन का, वो कौन बनाएगा, लिपिड एंड प्रोटीन। देख रहे हो ना, 92% दोनों मिलके बना दे रहे हैं, प्रोटीन एंड लिपिड। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट 8% है, और कार्बोहाइड्रेट इसलिए 8% होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल करता है, सिग्नल का काम करता है एक सेल से दूसरे सेल में, जैसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वगैरह कैंसर सेल में होता नहीं है, उस तरह का काम करता है। जो अगर पूछा जाए कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटीन एंड लिपिड, और लिपिड का नेचर जानते हो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, क्या होगा, फॉस्फोलिपिड। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह की लिपिड होगी। फॉस्फोलिपिड जरूर याद रखना कि जो लिपिड बोली जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उस लिपिड का नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड है। अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझते हैं ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ध्यान से देखना इसको, मोज़ेक मॉडल, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। तो देखो ये पहले बात किया है प्रोटीन की ना, तो देखो प्रोटीन दो तरह का होगा, एक तो होगा एक्सट्रिंसिक या इसको बोलते हैं पेरिफेरल, अभी मैं तुम्हें वो बनाऊंगा तो पता, और दूसरा क्या होगा, इंट्रिंसिक या इसी को बोलते हैं टनल प्रोटीन। ये दो हो गई बात। लिपिड देखो, लिपिड का नेचर कैसा होता है, ये लिपिड है बच्चों फॉस्फोलिपिड। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, याद रखना। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और ये भी दो तरह की होती है, इसमें होता है, ये लिपिड जो होती है वो बाई लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 2 लेयर, बाई लेयर होती है। और ये बनी किससे होगी, देखो बाई लेयर, इसमें होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होगा, ठीक। हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है वो ग्लिसरॉल का होता है, जबकि ये किसका होता है, फैटी एसिड का होगा, फैटी एसिड का, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऐसे होगा, देखो ऐसे ये होगा, देखो ऐसे, ये हेड होता है और ये होता है टेल, हेड। और ये बच्चों होगा हाइड्रोफिलिक, ये पानी को, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है
फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग। और ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इसको बोलते हैं वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग बोलते हैं इसको, ठीक। हाइड्रो हेड और टेल, ये पानी को ऐसे चिपका लेगा लेकिन ये पानी को अंदर नहीं जाने देगा, इसीलिए जब हम नहाते हैं तो पानी हमारे स्किन पे तो चिपक जाता है लेकिन अंदर नहीं जाता। अगर अंदर चला जाता तो 5 किलो के गए हुए थे अंदर नहाने के लिए, 20 किलो पे निकल रहे हैं। तो दोनों नेचर है, इसीलिए बोलते हैं कि लिपिड जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में है जो एम्फीपैथिक होता है। जब भी कोई बायोलॉजी में 2 कैरेक्टर रखे तो समझ लो, अगर 2 कैरेक्टर रख रहा है तो समझ लो कि इसका मतलब उसका वो एम्फी वर्ड उसके लिए यूज होगा। जैसे देखो, अगर स्टोमेटा दोनों तरफ पाए जाएं लीफ के बराबर एम्फी, तो ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर दोनों शो कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल या इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। दोनों बातें आप कह सकते हो, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फॉस्फोलिपिड होती है, जैसे वन ऑफ द फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल जैसे ये बता रही हैं लिसिथीन। लेसिथीन एक फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है जो बायोमोलिक्यूल्स में दिया है कि वन ऑफ द फॉस्फोलिपिड है। कई तरह की लिपिड भी होती है ना, लिपिड बहुत तरह की हैं, ठीक है। यूजफुल लिपिड होती है, हार्मफुल, जो हम लोगों का पेट वगैरह निकल आता है ना वो हार्मफुल लिपिड है। वो लिपिड हमारे, देखो डिपोजिट वही होगा जो मेटाबोलाइज नहीं होगा, जो मेटाबोलाइज नहीं होगा, यूज नहीं होगा, वो डिपोजिट होता जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल में जो प्रोटीन लिया वो प्रोटीन 2 तरह की थी, एक तो पेरिफेरल थी, वो इंट्रिंसिक या टनल प्रोटीन थी, ठीक है। ये कहां पाई जाती है, आउटसाइड मेम्ब्रेन, पेरीफेरी ऑफ द मेम्ब्रेन, पेरीफेरी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लिपिड की जो लेयर होती है उसके चारों तरफ पाया जाता है ये, और ये पाया जाता है विद इन लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड के अंदर पाया जाता है जबकि वो लिपिड के चारों तरफ पाया जाता है। आज बात समझ में, जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है जो कि बाइलेयर है, वो हाइड्रोफोबिक हेड बना, हाइड्रोफिलिक हेड बनाएगा, हाइड्रोफिलिक हेड जो ग्लिसरॉल का बना होगा, हाइड्रोफोबिक टेल बना होगा, जो फैटी एसिड होगा वो कैसी होगी, लॉन्ग चेन, बहुत बड़ी फैटी एसिड होगी। तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर उसका होता है। तो हेड हाइड्रोफिलिक है जबकि टेल हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक वो होते हैं जो वाटर से प्यार करते हैं और हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो वाटर को प्यार नहीं करते। तो वो दूर भगाएंगे तो दूर भगा देगा तो नहीं जाएगा, और जो प्यार करता है वो पास बुलाएगा। इसीलिए कहते हैं कि लिपिड दोनों नेचर को शो करती है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, इसीलिए एम्फीपैथिक या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। और लेसिथीन वन ऑफ द फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है जो कि मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आई बात समझ में कि लेसिथीन वन ऑफ द एग्जांपल है मेम्ब्रेन लिपिड का। और लिपिड के, मेम्ब्रेन की लिपिड कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड होती है, जिसके पास हेड और टेल दोनों होते हैं। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो वाटर से प्यार करते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो वाटर को हेट करते हैं। जो वाटर को हेट करेंगे वो दूर भगाएंगे और जो प्यार करेंगे वो पास बुलाएंगे। तो दोनों बन के मिले होते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो इधर, पहले ना लिपिड लेयर बनाते हैं, ठीक है। लिपिड की ये लेयर बना दिया मैंने, चलो ठीक। अब दोनों तरफ से बाई लेयर है, हेड पेरीफेरी की तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, हेड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, टेल हो गया। ये भी टेल हो गया। तो टेल अंदर की तरफ है और हेड बाहर की तरफ, 2 लेयर है। एक प्रोटीन की लेयर ये है, दूसरे प्रोटीन की लेयर ये है हमारे, ठीक। तो बच्चों इसी को बोलेंगे लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। इसके अंदर कहीं कहीं पे ऐसे प्रोटीन भरे होंगे, ठीक। इसी को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। और इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मोर इन नंबर, इनका नंबर ज्यादा होता है जबकि पेरीफेरल का कम होगा। और ये क्या होगा, पेरीफेरल, या इसी को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो देखो ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, ये लिपिड है, प्रोटीन है। तो अरेंजमेंट देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रोटीन एंड लिपिड इन मेम्ब्रेन, लिपिड इन मेम्ब्रेन, तो बच्चों क्या होगा, PLLP। याद रखना, पूछा जाता है, पहले प्रोटीन आएगा, पहले प्रोटीन आया, फिर लिपिड आया, फिर लिपिड आया और फिर प्रोटीन आया, तो क्या हो गया, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। ठीक, अब देखो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है इससे अटैच हो, दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से है, अगर प्रोटीन से अटैच है तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे लिपिड से अटैच है, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अगर ये प्लस लिपिड से अटैच है तो इसी का नाम बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड, इसी का नाम दे देते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब देखो लिपिड क्या होता है, ये देखो ये इंटीग्रल प्रोटीन है ना, तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ना, इंटीग्रल प्रोटीन ध्यान से समझना, इंटीग्रल जो प्रोटीन होता है सोज लेटरल मूवमेंट। किस तरह का मूवमेंट शो करेगा, लेटरल मूवमेंट, मतलब साइड मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। अगर पूछा जाए कि इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में किस तरह का मूवमेंट शो करता है, तो लेटरल मूवमेंट शो करता है। तो लेटरल मूवमेंट देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। देखो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन कितने मॉलिक्यूल को अंदर जाने दे रही है, बाहर जाने दे रही, फ्लूइडिटी मतलब कितना अच्छे से काम कर रहा है। जितनी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा होगी वो उतने अच्छे से काम करेगा। आई बात समझ में? तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल अच्छे से मूवमेंट करेगा तो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन अच्छी है, फ्लूइड है, कोई भी चीज अंदर बाहर जा सकती है। लेकिन अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन अच्छी नहीं है। इसी मेम्ब्रेन जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो यही फ्लूइडिटी को रोक देता है, रोक देता है, और रोक देता है तो बाहर की चीजें अंदर नहीं आ पाती, तो तुम्हारे सेल को क्या होता है, चीजें मिल नहीं पाती और तुम्हारा सेल बीमार हो जाता है और तुम बीमार हो जाते हो, ब्लॉक कर देता है ना। तो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन का मतलब है कितना प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे में मूव कर रहे हैं। तो जो ये लेटरल मूवमेंट है इंटीग्रल प्रोटीन का, कहा जाए कि इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में किस तरह का मूवमेंट शो करता है, तो लेटरल मूवमेंट, ऐसा साइड में हिलता डुलता है, ऊपर नीचे नहीं होता, हिलता डुलता है वो। अगर जितना लेटरल मूवमेंट होगा इसका मतलब फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि लिपिड कौन सा नेचर शो करती है, लिपिड शोज क्वेसी नेचर, क्वेसी नेचर। क्वेसी नेचर का मतलब होता है सेमी सॉलिड। क्या होता है, सेमी सॉलिड, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता और ना पूरी तरह से लिक्विड होता है, बीच में गाढ़ा वाला पदार्थ है। याद रखना कि फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ, लेटरल मूवमेंट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। अगर इंटीग्रल प्रोटीन का मूवमेंट अच्छे से आ रहा है तो वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवा लेगा अच्छे से, ठीक। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाएगा। देखो जो ट्रक जितनी तेजी से घूमेगा उतना बढ़िया ट्रांसपोर्ट करेगा और जितना स्लो घूमेगा ट्रांसपोर्ट उतना कम करेगा, और ट्रांसपोर्ट कम करेगा तो हो सकता है सेल को ज्यादा जरूरत है खाने की, कि भैया गेहूं चावल लाओ खाने की, लेकिन तुम पहुंचा नहीं पा रहे हो, पहुंचाओ नहीं पाओगे तो सेल मर नहीं जाएगी। तो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन का मतलब होता है मेम्ब्रेन कितने अच्छे से काम कर रही है। अगर फ्लूइडिटी ज्यादा है तो मेम्ब्रेन अच्छे से काम कर रही है, अगर फ्लूइडिटी ज्यादा नहीं है तो मेम्ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रही है। इसीलिए कहते हैं फ्लूइड बना के रखना चाहिए, फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की बना के रखना चाहिए। जब बहुत ज्यादा तेल वगैरह खाते हो तो ये यहाँ डिपोजिट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल वगैरह और इस मूवमेंट को रोकना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? तो जो लिपिड पूछा जाए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लिपिड बाइलेयर के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो किस तरह का मूवमेंट शो करती है, लेटरल मूवमेंट शो करती है। और वो क्यों? क्योंकि लिपिड क्वेसी नेचर को शो करता है, सेमी सॉलिड का शो करता है नेचर, तो लेटरल मूवमेंट, और जितना लेटरल मूवमेंट उस इंटीग्रल प्रोटीन का होगा, लेटरल मूवमेंट, उतना फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन होगा। जितनी फ्लूइडिटी होगी मेम्ब्रेन उतने अच्छे से काम होगी, स्वस्थ रहेगी, मतलब कि अच्छी है, तो अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर, अदरवाइज अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, ऐसे मत समझो, ये हमारी दो लेयर थी,
ये हमारा प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, तो PLLP अरेंजमेंट हो गया फ्लूइड मोजेक मॉडल में, ये प्रोटीन है। अब देखो फ्लूइडिटी का मतलब होता है लिक्विड स्टेज ना, लिक्विड जो बहता जाए। तो फ्लूइडिटी कैसे पता चलेगी? जब ये अच्छे से घूम लेगा ना इसके अंदर, तो अच्छे से अगर घूमेगा तो फ्लूइडिटी बहुत अच्छी है, तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट ऐसे होता रहेगा, अंदर भी जाते रहेंगे बाहर भी आते रहेंगे। तो जितना फ्लूइडिटी होगा ट्रांसपोर्ट उतना बढ़िया होगा, और उतना बढ़िया होगा तो मतलब उतना अच्छा आदमी स्वस्थ रहेगा। मतलब खराब मटेरियल बाहर निकल रहा है, अच्छे मटेरियल अंदर जा रहे हैं, वो है फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। और वो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन चेक होती है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है कितना साइड मूवमेंट कर रही है। अगर साइड मूवमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है इसका मतलब फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन अच्छी है, और अगर साइड मूवमेंट ना हो तो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन नहीं हो। अब इस फ्लूइडिटी को रोकेगा कौन? यहाँ कुछ डिपॉजिट कर जाए, और डिपॉजिट कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। तो फ्लूइडिटी नहीं हो पाती तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, और जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो तुम्हारी सेल क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएगी। सही बात समझ गए कि नहीं? इस बात को ये याद रखना कि लेटरल मूवमेंट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लिक्विड में। भाई सॉलिड के अंदर तुम इधर उधर हाथ हिला सकते हो? नहीं ना, लिक्विड के अंदर इधर हिला, और जितना ज्यादा हिला पाओगे हाथ को लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा, मतलब उतना कम गाढ़ा है। और बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हिला नहीं पाओगे, तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाओगे। अगर देखो इस दीवार के उस पार हमको अगर कोई सामान भेजना है, भेज पाऊंगा? सॉलिड है, हाँ ठीक है। जितना ये दीवार पतला होगा उतना बढ़िया होगा, उतने हाथ डाल के उधर डाल दूंगा। तो लिपिड के लिए इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो लिक्विड है, और लिक्विड में हाथ डाल के तुम वो कर दोगे। तो जितना पतलापन फ्लूइडिटी उसकी अच्छी होगी उतना मटेरियल का अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर फ्लूइडिटी कम होगी तो मटेरियल का अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। और इसको ब्लॉक कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यहाँ डिपोजिट हो जाएगा और वो ब्लॉक कर देगा। ठीक, नोट करो। इंटीग्रल प्रोटीन ज्यादा होती है, यस। इंटीग्रल प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर देन पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन कम होती है और इंटीग्रल प्रोटीन ज्यादा होती है। ज्यादा कहाँ जरूरत है? अंदर जाने की ना, अंदर जाने की जरूरत ज्यादा है। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो तुम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करते हो ये यही तो करवाता है। फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट होता है यही करवाता है। ठीक, तो वो आगे अभी आप ट्रांसपोर्ट में आएगा तो आप देखोगे, तो इसी के थ्रू होती है। तो ये दोनों प्रोटीन एक्चुअल में देखो, ये लिपिड थोड़ा लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड को दोनों तरफ से तुम्हें बांधना होगा, रोकना होगा। तो ये रोकने का काम कौन करता है? प्रोटीन। नहीं तो बह नहीं जाएगा तेल को डब्बे में रखते हो ना, तो वो डब्बा है ये प्रोटीन, और वो बाहर से भी बांधेगा और अंदर से भी बांधेगा। अगर ये फ्लूइडिटी हमें इसकी पता चल जाएगी, अगर इसका मूवमेंट बहुत तेजी से अच्छे से हो रहा है तो ज्यादा फ्लूइडिटी है, अगर नहीं हो रहा है तो फ्लूइडिटी कम है। देखो जब ये मूवमेंट करेगा तो पोर बनेगा और ट्रांसपोर्ट होगा, अगर ये मूवमेंट नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। अभी मैं आगे भी थोड़ी चीजें बताता हूं तुम्हें, लिखो। अब ये देखो, ये जो लिपिड है, लिपिड मॉलिक्यूल, ये लिपिड यहां जा सकता है और यहां भी जा सकता है, मूव कर सकता है। ये वाला जैसे ये ए वाला है और ये बी वाला है, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर अदर। इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ लिपिड। और लिपिड कहाँ जा सकती है? और लिपिड यहाँ जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, और लिपिड यहाँ भी जा सकती है। तो इसी को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। इसका मतलब है कि जो लिपिड है वो कौन सा? लिपिड सोर्स बोथ लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, दोनों मूवमेंट को शो करता है। और भी कोई मूवमेंट होगा तो वो लिपिड शो करेगा, जबकि प्रोटीन केवल किस मूवमेंट को शो करेगा? लेटरल मूवमेंट को शो करेगा। हो सकता है ये लिपिड, याद रखना, लोग एक ही बताते हैं कि जब अपना प्लेस चेंज करें तो उसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। जब यहां से यहां हो इसको बोलते हैं क्या? लेटरल मूवमेंट। ठीक है, साइड अगर मूवमेंट होता है तो लेटरल मूवमेंट होता है। तो ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए ही होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल को यहां से यहां जाना है, ये लिपिड यहां आ जाएगी। ठीक है, फ्रैप, देखो फ्रैप होती है, फ्रैप इज अ टेक्निक used to find out lipid movement in membrane।
तो आपको अगर देखना है तो आप एक फ्रैग टेक्नोलॉजी है उसको देख के कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का भी मूवमेंट होता है और लिपिड का भी मूवमेंट होता है, याद रखना, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजेक। वाई फ्लूइड? क्योंकि ये फ्लूइड नेचर है। और मोजेक का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता, प्रोटीन कहीं कहीं लगी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोजेक। जब कोई चीज यूनिफॉर्म नहीं होता ना, पैचेज होते हैं, पैचेज। जैसे यहाँ इस दीवार पे हल्का कहीं कहीं काला हो जाए, पूरी काली ना हो, कहीं कहीं काले हो जाए, ये पैच होता है और इसी पैचेस को ही बोलते हैं मोजेक। मोजेक वर्ड होता है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, यहाँ काला हो गया, यहाँ काला हो गया, यहाँ काला हो गया, बाकी सब सफेद है, यहाँ काला हो गया, यहाँ काला, यहाँ काला, तो ये पैचेज हो गया ना, तो इसको बोलते हैं मोजेक पैटर्न। अगर ये पैटर्न ऐसे होता, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है ना, पैटर्न कोई फॉलो ना हो तो उसको बोलते हैं मोजेक पैटर्न। तो याद रखना कि लिपिड बाइलेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का भी मूवमेंट होता है और लिपिड का मूवमेंट होता है। जितना ज्यादा मूवमेंट होगा फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन उतनी अच्छी होगी। आई बात में? मोर मूवमेंट चाहे जिसका भी हो, मोर मूवमेंट मोर फ्लूइडिटी, मोर फ्लूइडिटी। आगे बात समझ में, नोट करो इसको। अब देखो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ये यहां थोड़ा है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, ठीक है। तो हम देखो बच्चों दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, याद रखना पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें तुमने कुछ नहीं किया, नो एनर्जी यूटिलाइज, नो एनर्जी यूटिलाइज, जब कोई एनर्जी यूटिलाइज ना हो, एनर्जी मतलब एटीपी, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें होता है कि एनर्जी मतलब एटीपी क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल बच्चे होता है आयंस चैनल, आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, देखो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, इम्बाइबेशन, इन सब में कोई भी एनर्जी नहीं लगती, ठीक। ये लोग ये बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे क्रॉस मेम्ब्रेन, सबका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तो दो तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट शो करती है, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ करना पड़े, एनर्जी खर्च करनी पड़े, तो उसको बोलते हैं एक्टिव। और जो बिना पैसिव मतलब जो जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही है, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा और मैं कहूंगा भाई मेरे लिए एक बोतल पानी लाओ, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं लेटा रहूंगा और पैसों से पानी मंगा लूंगा, तो मैंने कुछ अपनी एनर्जी खर्च की नहीं की, तो नो एनर्जी यूटिलाइज। और लेकिन मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मुझे खुद जाके पानी लेना पड़ेगा, तो मुझे एनर्जी अपनी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। तो अगर एनर्जी यूटिलाइज होगी तो एक्टिव रहोगे, अगर एनर्जी नहीं यूटिलाइज होगी तो पैसिव। तो बताओ कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा? हाँ, तो ये स्लो होगा और ये क्या होगा, फास्ट। कहते नहीं है, कह रहे यार तुम आज एक्टिव नहीं दिख रहे हो, एक्टिव नहीं दिख रहे मतलब एनर्जी लेवल अच्छे से नहीं दिख रही है। अब तुम अगर आलसी टाइप के होगे तो अपनी कम एनर्जी खर्च करोगे, मतलब कम एटीपी यूटिलाइज करोगे, तो ये प्रोसेस स्लो होती है, जबकि ये प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी। हमेशा याद रखना जिसमें एनर्जी खर्च होगी वो प्रोसेस फास्ट होगी और जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी वो प्रोसेस क्या होगी, स्लो होगी। अगर देखो मैं तुम्हें अगर पैसा दे रहा हूं, देखो अगर मान लो तुम मुझे पढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हो, तो तुम कह सकते हो ना कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, कोर्स खत्म करवाओ, हमारा पैसा लिए हो, ठीक है। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हमारी मर्जी है, चाहे पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। ये होता है कि फ्री में पढ़ने में यही होता है कि हमारी मर्जी होगी, नहीं तो छुट्टी मार देंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो पैसा भी जरूरी है फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो तुम जब पैसा दोगे ना, तुम कह सकते हो कि सर देखो सिलेबस खत्म करवाओ, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए नीट में, नहीं। अगर तुम पैसा नहीं दोगे या कोई पैसा खर्च नहीं करेगा तो हम कहेंगे नहीं जाओ। तो एक्टिव रहना जरूरी है, मतलब जरूरी है। एनर्जी, पैसा क्या है, एनर्जी है। पैसा एनर्जी देता है, पैसा दे दो, जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना बढ़िया टीचर पढ़ाएगा, जितना कम दोगे उतना कम पढ़ाएगा, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो ये बात, फिर अब यूकैरियोट शुरू करते हैं। चलो तो अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट, यू नो कि क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में? क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक नहीं, सेल वॉल तो दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक क्या देते हैं, सोच के बताओ कि क्या नहीं होता? हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं, तो इसलिए सोच के बोला करो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं होती जबकि यूकैरियोट में होती है। तो इन यूकैरियोट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका मतलब अब बात करते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनेल की। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल पहले, सेल ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल फाउंड इनसाइड, ऑर्गेनेल फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अभी ये नहीं देखते हैं, रुको एक मैं बताता हूँ, सेल कंपोनेंट की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना। देखो सेल कंपोनेंट देखते हैं, सेल कंपोनेंट, कंपोनेंट देखो, पहला कंपोनेंट होता है साइटोसोल, ठीक, दूसरा कंपोनेंट होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, तीसरा कंपोनेंट होगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ध्यान से देखना इस स्टेप को, हाँ, फिर होगा प्रोटोप्लास्ट। इन चार बातों को जरूर याद रखना। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड या डिसॉल्व कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के अंदर जो पानी होता है वो क्या है तुम्हारा? साइटोसोल है, सिंपल। चलो साइटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोसोल, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे? अगर उसी पानी में सेल ऑर्गेनेल डाल दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म। अब देखो, अब इसको कहते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, अगर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जोड़ दो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। याद रहे, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जोड़ दो तो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। अब ये देखो, इसमें क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल, ये बहुत पूछा जाता है तुम्हारे में, तुमने पढ़ा भी होगा, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सेल विदाउट सेल ऑर्गन, सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल वॉल कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। किसी सेल में से अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो प्रोटोप्लास्ट है। हमारे अंदर सेल वॉल है तो हमारी सेल ऑलरेडी क्या है? प्रोटोप्लास्टिक सेल है, तो हमारे अंदर डीएनए ट्रांसफर करना आसान होगा कंपेयर देन प्लांट के अंदर। आई बस समझ, ये चार बातें ये दूर रखना। जितना भी सेल के अंदर देखो, ऐसे अगर एक ये सेल है, एक सेल के अंदर ये लिक्विड है, देखो पहले ये पानी है, देखो ये पानी है, इस पानी को हम लोगों ने, लिक्विड को ही हम लोगों ने बोल दिया है साइटोसोल, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनेल डाल दिया, सेल ऑर्गेनेल डाल दिया, सेल ऑर्गेनेल डाल दिया, तो यही कन्वर्ट हो जाएगा, ये और ये मिलके किसमें? साइटोप्लाज्म में। इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस डाल दिया है, क्या डाल दिया? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस तो क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। इसी में हम लोगों ने क्या डाल दिया? सेल मेम्ब्रेन लगा दिया, ये मेम्ब्रेन लगा दिया, सेल मेम्ब्रेन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट में। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होगा, जबकि प्रोटोप्लास्ट क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। तो यहां प्रोटोप्लाज्म की जगह क्या लिख सकते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। आई बात समझ में कि नहीं? उल्टा चलने लगे तो पता चल जाएगा तुम्हें, ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं ना, समझ में आई बात? यहां से समझो, साइटोसोल जो लिक्विड कंपोनेंट है केवल,
केवल लिक्विड जो पानी भरा रहे, ठीक। जैसे तुम्हारे पास केवल पानी है, ठीक, जैसे गुलाब जामुन का वो चाशनी है, चाशनी रस है, तो रस वो साइटोसोल है। गुलाब जामुन डाल दो साइटोप्लाज्म हो जाए, उसी गुलाब जामुन में कुछ काजू डाल दो तो वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, और एक पॉलीथीन के अंदर डाल दो तो वही हो जाएगा क्या, प्रोटोप्लास्ट। ये है, अकेला गुलाब जामुन होगा बेचारा तो वो सेल ऑर्गेनेल है गुलाब जामुन, और चाशनी क्या है, साइटोसोल है। तो जो लिक्विड कंपोनेंट होता है सेल का वो साइटोसोल होता है, ये लिक्विड वाला क्या है, साइटोसोल है। उसमें अगर उसमें सेल ऑर्गेनेल डालोगे तब जाके साइटोप्लाज्म बनेगा। अब एक कहानी देखो, ग्लाइकोलिसिस में कोई सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है नहीं, इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी, साइटोसोल में होगी। जबकि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होगा, राइबोसोम, और राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल है, तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। आ गई ना बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेल की कैटेगरी, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है ए मेम्ब्रेनस, इसका मतलब नो मेम्ब्रेन, ठीक। और इसमें आता है बच्चों तुम्हारा राइबोसोम, और कौन आता है, सेंट्रियोल। याद रखना कौन, राइबोसोम और सेंट्रियोल। इसका लॉजिक है सी राम, ठीक। सी से सेंट्रियोल, आर से राइबोसोम, ए से अपसेंट, एम से मेम्ब्रेन, ठीक। तो मेम्ब्रेन, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक। कौन से सेल ऑर्गेनेल के पास सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक। देखो कौन कौन से हैं, देखो इधर। अब लिखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, और क्या बोलेंगे, वैक्यूल, ठीक है, स्फीरोसोम, पेरोक्सीसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। कुछ कॉमन चीजें लिख लो। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। आई बात समझ में, ये प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। सेंट्रियोल जो होता है वो अपसेंट होता है इन प्लांट्स के अंदर ये नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 तरह की होती है, वो बोले, इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, कॉमन नेम देख लेते हैं। गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, वैक्यूल हो गया तुम्हारा, इसका कोई वो नहीं है। पेरोक्सीसोम किस में इन्वॉल्व हो जाते हो, फोटो रेस्पिरेशन में होता है। नेक्स्ट देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और ये बच्चा होता है कि एमएनसी होता है। एमएनसी में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर होगा क्या, क्लोरोप्लास्ट, और फिर आता है क्या, न्यूक्लियस। अब देखो ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं किचन ऑफ सेल, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। कॉमन नाम है, जैसे गाल्जी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस या सिक्रीटरी बॉडी, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग। आएगा समझ के नहीं। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, सेंट्रियोल को बोलते हैं एब्सेंट इन प्लांट। तो ऐसे ही नाम है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किचन ऑफ द सेल कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। और ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कौन होता है, ब्रेन ऑफ द सेल कौन होता है, न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस। अगर ब्रेन हटा दें तो कुछ काम होगा, नहीं होगा। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर। वो ये है जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम और वो, इसका मतलब ये नेकेड है, नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। ये वो हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, स्फीरोसोम, पेरोक्सीसोम। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड वो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। ठीक है, करो एक और का 2 चीज बताता हूं तुम्हें।
अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, याद रखना सेल ऑर्गेनेल, मर के भी मत भूलना इसको। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल का नाम बताओ, तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो दूसरा पॉइंट देखो, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट। ठीक है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। बात समझ गए? चलो आगे। अब देखो वैक्यूल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। किसमें होगा? केवल प्लांट्स के अंदर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन एनिमल, प्लांट के अंदर नहीं होता। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। यूकैरियोट की बात करें तो केवल प्लांट के अंदर होता है। एब्सेंट इन एनिमल। ये कुछ बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा ना, कंपार्ट्स में बट जाएंगे। राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। राइबोसोम ही होता है जो केवल दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। वैक्यूल केवल प्लांट में होता है, एब्सेंट इन एनिमल। सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन एनिमल, प्लांट में नहीं होता, जबकि सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक बात और था, देखो एक बात और याद रखना, एक होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री है? राइबोसोम की। राइबोसोम का फैक्ट्री है। और राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है? प्रोटीन की। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम और राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो ये बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर याद रखना। इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में कि नहीं? एक और चीज है, एक और चीज याद रखो कि देखो, एक और पॉइंट रखो कि देखो, एक पॉइंट और, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम प्लस वैक्यूल क्या बनाते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसका मतलब ये क्या होगा? वर्क टुगेदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये लोग साथ साथ काम करते हैं। जो लोग साथ साथ करते हैं काम, वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। और उसका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है।